जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक ही नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के काफी गंभीर है और एक के बाद एक जो मेजर डेवलपमेंट है हमें इस प्रोग्राम से संबंधित देखने को मिले हैं। पहले स्विफ्ट के एक के बाद एक जो सफल टेस्ट हैं उन्होंने घातक का मार्ग ऑलरेडी प्रशस्त कर रखा है और इसी बीच मीडिया सोर्सेज से कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक फंडिंग प्रपोजल जो कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम के लिए है, इसे इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा जाएगा, जहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जाएगी। यानी तकरीबन $600 मिलियन की जो रिक्वायरमेंट है ये सामने रखी गई है और एक बार जैसे ही इसे अप्रूवल मिलेगा तो आगे जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर शुरू होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी स्विफ्ट की सहायता से, जो कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल का एक स्केल डाउन वेरिएंट है जो कि 1 टन वजन के साथ आता है, यानी 1 टन वजनी है और इसमें बहुत सारे मेजर माइलस्टोन ऑलरेडी प्राप्त किए जा चुके हैं। तो वहां पर इसके बाद जो फुल स्केल डेवलपमेंट है UCAV का, ये शुरू करेगा। और आपको हम बताते चले कि यहाँ पर 2030 तक की टाइमलाइन सामने रखी गई है, यानी घातक को फुली ऑपरेशनल करने के लिए 2030 तक की टाइमलाइन सामने आई है और इसी के अंतर्गत इस ड्रोन का निर्माण पूरा किया जाएगा। आपको बताते चले कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस समय अपने सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के काफी करीब है। घातक की विशेष कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक में इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। वहीं इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, जो कि इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी एनहांस करेगा। इसमें स्टेल्थी एयरफ्रेम और फ्लाइंग विंग डिजाइन हमें देखने को मिलेगी, जो कि इसे रडार जो सिग्नल्स है उनके हिसाब से सुरक्षित बना देगी, यानी कि ये स्टेल्थ प्रॉपर्टी को भी कैरी करते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट कैट्स प्रोग्राम यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम से आ रही है। कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई सिस्टम है जिनका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर और इसके अलावा और भी दूसरे जो प्रोग्राम है ये इसका हिस्सा है। और इसी बीच कैट्स वॉरियर को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साथ में मिलकर के इस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कैट्स वॉरियर एक लो कॉस्ट हाई कैपेबल अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है, जिसे हम लॉयल विंग बैंक के तौर पर भी जानेंगे तेजस प्रोग्राम से जोड़ करके। वर्ष 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है और इसके कॉन्सेप्ट को सामने रखा जाता है और शुरुआत से ही ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर 1.6 टन वजनी जो कैट्स वॉरियर है उसका निर्माण इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाना है, जो कि तकरीबन 36,000 से लेकर के 40,000 फीट के एल्टीट्यूड तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। और अगर हम इसकी यूनिट कॉस्ट की बात करें तो एक अंदाजन इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन $6.7 मिलियन की होगी, यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए इसकी यूनिट कॉस्ट होने वाली है, जो कि इसे इनक्रेडिबली कॉस्ट इफेक्टिव भी बना देगा अगर हम ट्रेडिशनल फाइटर्स से इसकी तुलना करें। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम इसे ट्रेडिशनल फाइटर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका वजन 1.6 टन होगा, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के जो पेलोड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। और अगर आप तेजस की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो ये सिर्फ महज 13% के आसपास ही होता है। तो आपको हम बताते चले कि कैट्स वॉरियर का इस्तेमाल बेसिकली हाई रिस्क मिशन में किया जाएगा, यानी ऐसे जगह जहां पर एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम काफी प्रबल है और उनकी वजह से हमें ये संभावना रहेगी कि हमारे फाइटर जेट अगर वहां पर जाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मिशन को कैट्स वॉरियर की सहायता से एग्जीक्यूट किया जाएगा, जहां पर एनिमी के जो रडार सिस्टम है उनको ये तबाह कर सकेगा, उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर सकेगा और दूसरे जो उनके डिफेंस सिस्टम है उनको भी ये चकमा देने में सक्षम होगा। इसको पावर करने के लिए 2 PTH-7 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे पावर करेंगे और इसे हाई परफॉर्मेंस के लिए जो डिजायर्ड थ्रस्ट है वो प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये सर्विलेंस रिकॉनेसेंस के साथ साथ जो स्ट्राइक मिशन है उनको भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट मानिक इंजन से संबंधित है। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निस्संदेह मानिक इंजन के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये इंजन हमारे क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके सक्सेसफुल टेस्ट के बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में इसको बनाया भी जाएगा। आपको बताते चले कि ये एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है जिसे गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE के द्वारा विकसित किया गया है और ये हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और ये एक लो कॉस्ट सबसोनिक मिसाइल के निर्माण में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मानिक इंजन के थ्रस्ट की बात करें तो ये 4.5 किलोन्यूटन का है, यानी 4.5 किलोन्यूटन का है और इसने काफी उतार चढ़ाव का सामना भी किया है। कई बार इससे जुड़े जो रिजल्ट थे वो सकारात्मक नहीं थे, लेकिन फाइनली अब जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफी संतोषजनक हैं और माना जा रहा है इसी के साथ अब ये इंजन अपने डेवलपमेंटल फेज के अंतिम दौर पर है, यानी अब इसका डेवलपमेंट फेज खत्म होने वाला है और मास प्रोडक्शन की शुरुआत हो सकती है और अगले 20 वर्षों से या उससे ज्यादा समय तक लगातार बड़ी संख्या में हजारों मानिक इंजन हमें बनते दिखाई पड़ेंगे। डीआरडीओ के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस समय कंपनी ने या संस्था ने ऑलरेडी गोदरेज एरोस्पेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है, जहां पर मानिक इंजन को लिमिटेड नंबर में भारत में ही विकसित किया जाएगा और उसके बाद अधिक से अधिक संख्या में तकरीबन 3000 जो यूनिट्स हैं वो अगले 20 से लेकर के 25 वर्षों में बनती हमें दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर क्योंकि ये नंबर ज़्यादा इसलिए भी हैं कि जो हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM है, इसके अलग अलग वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका लैंड लॉन्च वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा, एयर लॉन्च वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, शिप लॉन्च वेरिएंट देखने को मिलेगा और सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी अंडर कंसिडरेशन है जो कि हमें देखने को मिलने वाला है। तो इनमें बड़ी संख्या में जो इंजन है इनकी रिक्वायरमेंट भी होगी और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से तैयार है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कम से कम समय में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का प्रयास इस समय भारत की संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ शामिल हैं। और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में नेत्र इवैक का जो फ्रेंड और फो सिस्टम है या फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, यह हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो अध्ययन कार्य है ये शुरू हो चुका है और आने वाले भविष्य में ये सिस्टम हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखने को मिल सकते हैं। यह सिस्टम बेसिकली मित्र और एनिमी के जो या शत्रु का जो एयरक्राफ्ट है उसमें अंतर करने में सक्षम होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भी हैं और ये किसी प्रकार के फ्रेंडली फायर से भी हमें बचाते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जो सिस्टम है वो या तो बनके तैयार है या उनका निर्माण भारत में शुरू हो चुका है, जिनका इस्तेमाल हम तेजस मार्क 2 में करने वाले हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि तेजस मार्क 2 के अधिकतर सिस्टम को इंडिजिनस रखा जाए ताकि इनकी उपलब्धता, इनकी मेंटेनेंस और दूसरे जो एस्पेक्ट हैं ये पूरे किए जा सकें। अब अगर हम तेजस मार्क 2 के रोल आउट की बात करें तो जैसा कि आप सबको पहले ही पता है कि आडा चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि इसका जो रोल आउट है वो हमें 2025 के मध्य में देखने को मिलेगा। वहीं इसकी पहली उड़ान हमें 2026 में देखने को मिलने वाली है। टारगेट ये सामने रखा गया है कि 2028 से 29 तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाए, क्योंकि तेजस मार्क 2 तकरीबन 200 से ज्यादा की संख्या में खरीदे जाएंगे और ये वही एयरक्राफ्ट हैं आने वाले भविष्य में जो जगुआर डेरेन 3, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इनको रिप्लेस करने का कार्य करेंगे। रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसके तकरीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग टेस्टिंग को पूरा करने के काम में आएंगे और ये कार्य इसलिए होगा ताकि जो टेस्टिंग वर्क है इसको शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके। हालांकि जब ये प्रोडक्शन में आएंगे, जब इन्हें भारतीय वायुसेना की सर्विस में रखा जाएगा तो ये कंप्लीट वेपन पैकेज के साथ में नहीं आएंगे, बल्कि चरणबद्ध तरीके से इसमें जो वेपन इंटीग्रेशन है ये होता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।